हमारा हृदय जैसा कि आप जानते हैं एक एक मुट्ठी के आकार का अंग होता है, और यही एक अंग है हमारे शरीर में जो अनवरत चलता रहता है, अनवरत काम करता है। जिस दिन आप पैदा क्या, बल्कि आप जब पेट में रहते हैं हम लोग, हमारे समय से ही बेचारा काम करना शुरू कर देता है। 4-5 महीने के बाद हमारी यंगस्टर्स को इस अंग को तनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमें बचाना बहुत जरूरी है। कि जिन व्यक्तियों को तनाव बहुत ज्यादा है उन्हें हृदय रोग, डायबिटीज एक्सेट्रा ज्यादा होती है, और उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर हमें एक अच्छी जीवन जीनी है तो हमें योगा, मेडिटेशन, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। रानी दीदी, आप कृपा करके कुछ अपना संबोधन दें। तब तक अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो दिमाग में सोच के रखें। रानी दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है आज का। अगर हमारे हृदय के अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, सहयोग की भावना है, तो इसका हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्योंकि परोपकार का कार्य करने की इच्छा अगर मन के अंदर जगी हुई है तो वो उपकार की इच्छा, अपना उपकार पहले करेगी, क्योंकि पहले हमारे अंदर उसकी जागृति हुई है। इसलिए हमारा सबसे पहला पाठ यही है कि हमारा माइंड पीसफुल रहे। इसलिए हम बार बार ओम शांति बोलते हैं। ओम का अर्थ ही है मैं आत्मा हूँ और मेरा गुण है शांति। और ये संसार के अंदर तो वैरायटी ड्रामा है, हर व्यक्ति का रोल अलग है, हर व्यक्ति की नेचर अलग है, उसके बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, खाने पीने का ढंग, पहनने का ढंग, सब अलग अलग है। तो उस अलग अलग को देखकर हमें आनंदित होना है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि वैरायटी तो आनंद देती है, इसलिए लोग मॉल में जाते हैं वैरायटी देखने के लिए। ये सारा संसार वैरायटी नाटक है, इसको नाटक समझे। हर एक का रोल अलग है, हर एक का बोलने का ढंग अलग है। कोई प्रेम से बोलेगा, कोई वही बात तीखा होके बोलेगा। तो हर एक का चलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम उसका आनंद लेने वाले बन जाएं। हम उसको ऐसा देखें जैसे पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कोई ड्रामा देख रहे हैं। और उस ड्रामा में मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है आनंद देने वाला, मेरा रोल है मीठा बोलने का, मेरा रोल है औरों को सुख मिले, औरों को शक्ति मिले, औरों को सहयोग मिले, मेरे बोल से भी औरों को सहयोग मिले, मदद मिले। ये मेरा रोल है। अगर हम ऐसा समझते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे मन का प्रभाव तन पर पड़ेगा ही। जिसका मन प्रसन्न है उसका तन तंदुरुस्त रहेगा ही। जिसका मन रोगी है, जिसके मन में कड़वाहट है, औरों से बदले की भावना है, चिड़चिड़ापन है, औरों की खामियों को ही देखता और सोचता और औरों के सामने बोलता रहता है, वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। उसके सिर में दर्द हो जाएगी, उसके हार्ट में पेन हो जाएगी, वो बहुत कष्ट में अपना समय बिताएगा। इसलिए अच्छा है कि हम शुभ चिंतन करें, शुभ सोचें, शुभ बोलें, शुभ देखें, और इस प्रकार से हमारे मन के खुश रहने के कारण ही सारा वातावरण सुगंधित, खुशनुमा रह सकता है। रानी दीदी का तात्पर्य यह है कि अंदर से रखो। दिखावट हम लोग के पास जो दो चेहरे हैं, एक चेहरा के अंदर, एक चेहरा समाज के लिए है, एक चेहरा अपने लिए है। तो रानी दीदी का कहना है कि नहीं, आप एक ही चेहरा लेके चलो और वही एक चेहरा लेकर के जियो। और
पर हित करो, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मैंने कल किसी वेबिनार में, नेशनल वेबिनार में, मैंने यही कहा है कि अगर आप सर्व ये इस सोच के करो कि हर आदमी ईश्वर है, ईश्वरत्व है, तो शायद ठीक रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद रानी दीदी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही है। मैं आपको बताऊं कि 2019 में पूरे विश्व में तकरीबन 18 मिलियन से 20 मिलियन, मतलब 2 से 3 करोड़ लोग हृदय रोग, हृदय हृदय और हृदय की धमनी और वेसल के डिजीज से उनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो है पूरे पूरे मृत्यु का 1/3 भाग, 1/3 है। 1/3 लोग केवल हृदय रोग से मरते हैं। हृदय और हृदय की ब्लड वेसल्स की बीमारी और हृदय की बीमारी से मरते हैं। 85% उसमें हार्ट की बीमारी से मरते हैं। और उसमें 3/4 लोग हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री और गरीब देशों के लोग मरते हैं। 38, देखिए सामान्यतः बीमारियों को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बीमारी जो आपको पट सकती है, हमसे आपको पट सकती है, आपसे हमको पट सकती है, जैसे कोरोना है, इसे हम बोलते हैं इन्फेक्टिव डिजीजेज। और एक बीमारी हम पर निर्भर करती है, हम पर। हम, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोला था कि आई एम नॉट ऑफ द बॉडी, आई एम नॉट ऑफ द बॉडी, द बॉडी इज माइंड। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं हूं। इसमें गूढ़ रूप से आप जाएंगे तो उनका तात्पर्य था कि ये शरीर उतना ही, शरीर का दास हमें उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। लेकिन आजकल हम अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। 70 वर्ष के उम्र तक, विश्वास करें मेरा, केवल 1% लोग बीमारियों से मरते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन शैली की गड़बड़ी से मरते हैं। तो और जब हमारा हृदय दिन रात काम करता है, जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तेजी से चलते हैं तो आपको धड़कन होने लगती है। वो धड़कन इसलिए होती है कि आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसको खाना भी चाहिए, हृदय को भी खाना चाहिए, उसके ऊपर रक्त वाहिनियां रहती हैं। तो हृदय के बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। जैसे वाल्व की बीमारी होती है, जो हमारे एरिया में, जो हमारे देश में जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो हमारे देश की बीमारी है, विकसित देशों में वो बीमारी नहीं होती है। फिर वाल्व हो गया, मसल की बीमारी होती है, उसके ऊपर एक झिल्ली रहता है, उस झिल्ली में भी बीमारी हो सकती है। और नसों की, मतलब आर्टरीज की बीमारी होती है। तो सामान्यतः हार्ट अटैक जो हम लोग अटैक करना चाहते हैं, हम लोग उन बीमारियों पर अटैक करना चाहते हैं जो हृदय को खाना देने वाली धमनियां होती हैं। जब इनमें गड़बड़ी होती है तो हार्ट अटैक होता है। अब 2 शब्द आप बराबर सुनेंगे या सुनते होंगे, एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में होता है कि सडनली हमारा हार्ट स्टॉप कर जाता है, और वो सामान्यतः होता है हमारे इलेक्ट्रिकल फेल्योर के चलते। मतलब हमारे हार्ट में भी कुछ ऐसी बातें हैं, इलेक्ट्रिकल, नॉट इन रियल टर्म, बट मैसेजेस जिस ढंग से उसमें जाती है उनमें वो बीमारी होती है, तो उनके चलते होता है और उसे रिवाइव किया जा सकता है। और हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट को जो मसल, जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी बंद हो गई या इतनी ज्यादा सिकुड़ गई कि जिस एरिया में वो ब्लड को सप्लाई कर रही है, भोजन दे रही है, वो एरिया को भोजन नहीं मिल रहा है।
जिसके चलते उसकी मृत्यु एक तरह से हो जाती है। और अगर हम 12 घंटे के अंदर उसको रिवाइव नहीं करें तो फिर वो रिवाइव नहीं होने वाला है। ये एक सिचुएशन ये होगा। चंद दिनों पहले हमारे एक मित्र समान हमारे बुजुर्ग, उन्होंने टेलीफोन किया कि मैं चलता हूं तो हमको यहाँ बीच में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। मैंने उन्हें कहा कि आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, और चिकित्सक से उन्होंने संपर्क किया और तब बताया गया कि उनको हार्ट की बीमारी है, और वो बड़े ही खान पान रहन सहन सब में वंडरफुल है। तो बंधु, अगर हमारे जो हृदय है उसको इस प्रॉब्लम को हम लोग अंजाइना बोलते हैं। जो अंजाइना सामान्यतः जब आप जज्बाती होते हैं या काम करते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, उस परिस्थिति में जो होता है उसे हम अंजाइना बोलते हैं। और जब हृदय की नली ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सप्लाई हृदय के मांसपेशियों को नहीं मिलता है तो वो हार्ट अटैक होता है। तो हमें इस हार्ट अटैक को ही अटैक करना है। मैंने बताया कि कितनी विभीषिका है, कितनी स्थिति खराब है। और हार्ट की हमारे देश में और भी 2-4 बीमारियां बहुत सामान्य हैं। डायबिटीज, करीब 10 से 15 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज है या डायबिटीज के रास्ते पर चल चुके हैं। करीब 30% लोग को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और हम दुनिया के पॉसिबली तीसरे मोटे व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ का जो मोटापा है ना, वो थीन, देखने में थीन लगेंगे, दुबले पतले, लेकिन उनका तोंद रहेगा गणेश जी के समान। इस प्रकार की मोटापा हमारे देश के लिए एक सामान्य बात है। तो और हमारी जो चर्बी की बनावट है, वो चर्बी की बनावट भी हमारी कुछ भिन्न है। जो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहता है, और जो एनीमिकल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे देश के लोगों को ज्यादा होता है। जेनेटिकली हार्ट अटैक में जेनेटिक्स का भी एक रोल है। जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज्ड हैं डायबिटीज ज्यादा होने के लिए, हार्ट की बीमारी भी ज्यादा होने के लिए। हमारे यहाँ जब डायबिटीज, चर्बी की गड़बड़ी, मोटापा, ब्लड प्रेशर जिन्हें रहती है उन्हें हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैं साइंटिफिक बेसिस पर नहीं बात करूंगा, मैं चाहता हूं कि कुछ प्रश्न के रूप में मैं आपसे अब बात करूं। तो पहला प्रश्न मैंने सोचा है कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम समझें कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है। जब हमें, ठीक है, मैंने बताया कि 60 to 70% लोगों को हार्ट की बीमारी इस तरह की होती है जो वो चलने फिरने पर, सीढ़ी चढ़ने पर, जज्बाती होने पर, स्ट्रेस में पड़ने पर, झगड़ा झोंझ करने पर, जब उन्हें छाती में भारीपन लगता है या थोड़ा दर्द होता है, जो बैठने पर ठीक हो जाता है, आराम करने पर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर जब चलेंगे तो हो जाएगा। या नाइट्रेट की गोली आती है, नाइट्रेट की गोली अगर हम ले लें, जीभ के नीचे रख लेते हैं तो ठीक हो जाता है, उसे हम अंजाइना बोलते हैं। और वो भी 2-3 प्रकार का होता है, किसी में आपको तुरंत एक्शन लेना है और किसी में आपका काम दवा से चल सकता है। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको अपने छाती में के अंदर ऐंठन लगे, भारीपन लगे, दबाव लगे, जलन बहुत ज्यादा लगे कि आग रखा हुआ है, दर्द करे, पसीना आवे, कमजोरी लगे, दम फूले, और ऐसी फीलिंग होती है उसमें कि जैसे कुछ होने वाला है,
कुछ होने वाला है, तो वो हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। और वो आपके जबड़े में, आपके कंधे में और आपके हाथों में, विशेषकर बाएं हाथ में कुछ झुनझुनी, पेन या एक सनसनाहट टाइप का उस मोमेंट में जा सकता है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है ये समझने के फेर में कि हमारे को गैस्ट्रिक हुआ है, अपर एब्डोमिनल बर्निंग, पेन एक्सेट्रा, वो समझते हैं कि गैस्ट्रिक है। तो अगर आपको अपर एब्डोमिनल पेन या जलन, बहुत ज्यादा जलन हो जो कि छातियों तक जाता हो, तो वो हार्ट को आपको दिखाना चाहिए। एक चीज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि ओवर डूइंग से हर्ज नहीं है, कुछ पैसे का नुकसान है, लेकिन अंडर डूइंग से बहुत हार्म होता है। इसलिए हमें यही सिम्टम है हार्ट अटैक का जो मैंने आपसे बताया। बाद में अगर आपको कोई क्वेरी करना होगा तो इसमें 3 प्रकार हो गए। 60 to 70% को ऐसा पेन होता है, जगह वही है जो चलने पर होता है, जज्बाती होने पर होता है और बैठने पर कम जाता है, उसे एंजाइना बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोए हुए में भी हो जाए। और बाकी लोगों को जो हार्ट अटैक होता है उसका सिम्टम मैंने जैसे बताया, इम्पेंडिंग डेथ की फीलिंग होती है, वो अंदर से आपको पता लगता है कि कुछ हो रहा है, देयर इज समथिंग वेरी बैड, समथिंग रॉन्ग। तो और बाकी सब सिम्टम्स मैंने बताए वो। तो आपको ऐसा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे देश में डायबिटीज भी बहुत ज्यादा है और डॉक्टर लोग बोलते हैं हमको कि साहब क्या उनमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या जिनको डायबिटीज है उन्हें भी यही सब होता है जो मैंने बताया, या उनके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। ऐसा है कि डायबिटीज में हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जवाबदेह होता है पेन प्रोड्यूस करने के लिए भी इस एरिया में। तो इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि वो साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है जिसमें कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, थोड़ी सी जबड़ा में या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ और वो साइलेंटली वो आपको हार्ट अटैक पैदा कर देगा। तो उस डायबिटीज वाले में ये भी है कि उनको कोई जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम मैंने बताए वो सभी हो, और वो साइलेंट भी हार्ट अटैक से सफर कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ए भाई इसको हटाइए, कौन ने इसको सामने ला दिए भाई। हेलो, आप लोगों को आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी सर आवाज आ रहा है सर। यस सर आवाज आ रहा है। ओके ओके। तो मैं किसी को डायबिटीज है और वो बेचारा चाहता है कि हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि हम पता लगे कि मेरे को हार्ट अटैक होने वाला है या नहीं है। डायबिटीज को मैंने इसलिए रखा है कि डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है और डायबिटीज वालों को हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, और जिनको डायबिटीज रहती है उन्हें मल्टी वेसल डिजीज होती है, मतलब कि बहुत सारे कोरोनरी आर्टरी उसमें अफेक्ट होते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए डायबिटीज जिनको भी है उन्हें अपनी इस बात की चिंता करनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना है। आपको समय समय पर अपना ब्लड शुगर कराना है, HbA1c कराना है, चर्बी की जांच करानी है, और हृदय के लिए 2 टेस्ट आपको इन बिटवीन कराना चाहिए, एक ECG कराना चाहिए और एक स्ट्रेस इको कराना चाहिए।
अन्यथा अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव के लिए ये सब टेस्ट करा सकते हैं वे लोग जिनको की डायबिटीज है। ये मैंने डायबिटीज वालों के लिए ये बताया। डायबिटीज वालों का प्रॉब्लम अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होता है, लेकिन उन्हें ये सब टेस्ट अगर करा लेते हैं तो उन्हें फायदा होगा। एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि हाउ सून, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए उसमें आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हाउ सून आई शुड गो टू दी डॉक्टर और दी हेल्थ केयर गिवर्स। जब भी आपको ये इस तरह के सिम्टम हो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, छाती में दर्द हो, पसीना आवे इत्यादि जब आपको हो रहा हो तो आपको तुरंत 300 मिलीग्राम एस्पिरिन खा लेना चाहिए। अगर आपको एस्पिरिन से कोई समस्या नहीं है तो, और आपको आपके नियरेस्ट डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए जहां पर आपका ईसीजी हो सकता है। टाइम इज लाइफ, टाइम इज हार्ट। अगर आज किसी को हार्ट अटैक है और वो 3 घंटे के अंदर सही जगह पर पहुंच जाता है तो उसके बचने की संभावना 100% है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हम वहीं जाएं। जहां ईसीजी होने की संभावना है वहां जाएं। और कुछ ऐसी भी दवाइयां आती हैं जो दवाई नस में दे दी जाती है तो हम लोगों को उससे फायदा उतना ही होता है जितना एंजियोप्लास्टी से होता है। तो बिना समय गवाए हमें अपने नियरेस्ट डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए जो हमारा ईसीजी करके उसको इवैल्यूएट कर सके, एंड देन वी शुड प्रोसीड टू ए हॉस्पिटल वेयर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इसलिए बिना समय गंवाए हमें एक्शन करना चाहिए। इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक जो है हम देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं और महिलाओं और पुरुषों का जो सामंजस्य है वो तो साथ साथ रहता है। तो और जो पुरुष हैं उनके घर में उनकी महिलाएं बैठी हुई हैं। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया अपने से ही पूछने का कि क्या पुरुषों में और महिलाओं में हार्ट अटैक एक प्रकार से होता है कि उनमें कोई फर्क है? बंधु, ऐसा है कि जब महिलाएं पुरुषत्व की ओर बढ़ जाती हैं, जब महिलाएं पुरुषत्व की ओर बढ़ जाती हैं तो वो हमारी बराबरी में आ जाती हैं, और जब तक वो महिला रहती हैं तब तक उनको बचाव है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक प्री मेनोपॉजल पीरियड रहता है तो उनके जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा, वो हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हार्मोन से अपने प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो या तो हमारी बराबरी कर लेती हैं या हमसे आगे भी जा सकती हैं। दूसरा, उनका काइंडली सब लोग कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। आप लोग काइंडली म्यूट कर लीजिए। जिनको कुछ कहना हो वो अपना अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन करके अपना उंगली उठा देंगे तो मैं उनसे प्रश्न ले लूंगा। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो करने दीजिए। और रानी दीदी अगर उपस्थित है तो उनको मेरा चरण स्पर्श और बहुत बहुत आभार कि आपने हमें रिमाइंडर दिया कि आज हम लोग इस कार्यक्रम को करें। और गुप्ता साहब, आप अपना वीडियो को ऑन रखें काइंडली, उससे मेरे को शक्ति मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता था कि महिलाओं में थोड़ा सिम्टम का फर्क है, ए लिटिल डिफरेंट है। उनको जबड़े में, कंधे में, उसमें तकलीफ हो सकती है, अन्यथा दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक प्रश्न मैंने अपने से पूछा कि भैया क्या इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है?
जेनेटिक्स का बहुत रोल है। जेनेटिक्स का बहुत रोल है। जब आपके किसी निकट संबंधी को, क्लोज रिलेशन, फादर को, ब्रदर को, ग्रैंडफादर को, मदर को अगर हार्ट अटैक है तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। मैंने एक प्रश्न अपने से पूछा कि क्या डिप्रेशन को हार्ट अटैक से संबंध है? आप में से कोई बोलना चाहेंगे बीच बीच में तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। एनीबडी हु विल लाइक टू से? चलिए, डिप्रेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये सभी साथ साथ जाते हैं। जिन्हें एंजाइटी है, जिन्हें स्ट्रेस है, उन्हें डिप्रेशन भी होगा। तो और उसके लिए इस कार्यक्रम में दो महान हस्तियां उपलब्ध हैं। एक तो रानी दीदी उपलब्ध है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और एक हमारे शर्मा जी हैं जो सोल हीलिंग के द्वारा इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। अगला प्रश्न मैंने पूछा, हमारा अगर ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बताया कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, चर्बी की गड़बड़ी है, उन्हें ब्लड प्रेशर, उन्हें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने पूछा अपने से कि भैया अगर मेरा ब्लड प्रेशर सही है तो हमें हार्ट अटैक होगा कि नहीं? बंधु, तो आपको नहीं कहा कि केवल ब्लड प्रेशर के चलते ही हार्ट अटैक होता है। मैंने तो आपको 5, 4, 5, 6, 7, 8 दुश्मन बताए हैं। अगर एक दुश्मन नहीं है और बाकी दुश्मन है तो ब्लड प्रेशर तो आपको, इसलिए अगर आपको नॉर्मल है तो हार्ट अटैक होने की संभावना है। लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर की जो आप लोग म्यूट कर लीजिए, मेरा सादर अनुरोध है। एक प्रश्न बराबर हमारे भाई को पूछते रहते हैं कि हमको लो ब्लड प्रेशर है। भैया, लो ब्लड प्रेशर करके कोई बीमारी नहीं है। आप अगर कोई दवा खा रहे हो, उसके चलते ब्लड प्रेशर घट गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गया, उसके चलते ब्लड प्रेशर घट गया, आपको डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, उसके चलते ब्लड प्रेशर घट गया, तो उसका माने है। लेकिन अगर आपका सामान्य ब्लड प्रेशर ही अगर कम है तो ये अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, भोज भात करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल के जितना ही करीब रहता है उनकी लॉन्गेविटी उतनी ही ज्यादा है। तो मेरा रिप्लाई ये है कि आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी हार्ट अटैक के कारक हैं वो सभी कारक एक साथ काम करते हैं, और अगर एक है तो चांस कम है, 2 है तो और बढ़ गया, 4 है तो और बढ़ गया। मैंने अगला प्रश्न किया था जिसका जवाब मैंने दे दिया है कि जीन से कोई इसको संबंध है कि नहीं। एक अहम सवाल, अहम एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे देश में। एक तो हमारे देश में 15 से 20 साल पहले हार्ट अटैक होता है विदेशों के कंपैरिजन में। विदेशों में हार्ट अटैक की संख्या घट गई है, लेकिन हमारे देश में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, और हमारे देश में यंगस्टर्स को ये हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। तो मैंने अपने से प्रश्न किया, जूम मीटिंग है, यंग पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। यंग पर्सन्स को हार्ट अटैक क्यों ज्यादा हो रहा है?
हमको वही व्यू ज्यादा अच्छा लग रहा है बॉस लोग, ये व्यू हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। चेहरा अगर दिखाई पड़े तो ठीक है, ना पड़े तो अच्छा है, तो भी ठीक है, इसलिए कि मेरा चेहरा कोई ऐसा देखने वाला है नहीं। चलिए, तो हमारे देश में कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारा जीवन शैली, खास करके यंगस्टर्स की, बहुत गड़बड़ है। देखिए, खाना दो प्रकार का होता है। एक इन्फ्लामेटरी फूड होता है। इन्फ्लामेटरी फूड का मतलब हुआ कि जो खाना बघारा हुआ, तला हुआ, जंक फूड जिसको बोलते हैं, वो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि आपके सिस्टम में वो इन्फ्लामेशन पैदा करे। तो हमारे यंगस्टर्स एक तो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, दूसरा वो तुरंत सभी प्रकार की दुनिया की सुख सुविधाएं जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है, उनके पास पेशेंस नहीं है। थर्डली, उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और ये देखा गया है कि जो यातायात या जॉब से रिलेटेड लोगों को, ये ऐसे जॉब से जिसमें उन्हें लेट नाइट काम करना है, काम का कोई समय नहीं है, कंप्यूटर पर बहुत देर काम करते हैं, उनको ये समस्या ज्यादा होती है। तो यंगस्टर्स के साथ ये दिक्कत हो रही है और उन्हें टाइम नहीं है कि वो अपना दौड़ धूप करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, उसके लिए टाइम नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जंक फूड खाते हैं तो मोटे भी हो जाते हैं, काम ज्यादा देर तक करते हैं, रात को देर से आते हैं तो सोते कम हैं। और एक बहुत आवश्यक चीज होता है इस सब चीजों से बचने का, वो है कि टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश जो फैमिली के साथ हम लोग जो टाइम गुजारते हैं वो सबसे यूजलेस टाइम हम समझते हैं, और जो अपने काम में लगाते हैं वो उसको समझते हैं। डॉक्टर लोग 10 बजे रात तक काम करेंगे, मस्त है एकदम, 12 बजे तक भी करेंगे, मस्त है, घर आएंगे अपना चुपचाप खाना खाएंगे, दोपहर सो जाएंगे। तो फैमिली के साथ टाइम गुजारना, स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ टाइम गुजारना और दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, हंसी ठट्ठा करना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारे यंगस्टर्स को नहीं मिल रहा है। इसलिए यंगस्टर्स को अपने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। और हम सबों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार के बच्चों को और दूसरे बच्चों को ये सीख दें कि वो लोग इस चीज को करें। एक प्रश्न मैंने पूछा अपने से, आप लोग, बहुत से लोगों को कहा गया होगा कि भैया एंजियोग्राम करा लो, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो एंजियोग्राम कर ही देगा। सर ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर आपकी भलाई के लिए ही सोचता है। हाँ, आप में भी कुछ लोग गंदे हैं तो हम में भी कुछ गंदे हैं, लेकिन सामान्यतः कोई जरूरी नहीं है कि आप जब जाइए डॉक्टर के यहाँ तो एंजियोग्राम हो ही जाए, एंजियोप्लास्टी हो ही जाए। वो डिसीजन लेता है उस आधार पर कि कब करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न है कि हमको अगर हार्ट अटैक हो गया, हाँ नहीं, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक भ्रांति लोगों की है कि जब आप घुसोगे एंजियोग्राम वाले रूम में तो तुमको फॉफी लगा के ही निकलना है बाहर, छल्ला लगा के ही निकालना है, मतलब एंजियोप्लास्टी तो डॉक्टर कर ही देगा। ये बात सच नहीं है। जब भी कोई एंजियोग्राम होता है तो उनके गार्जियन को बताया जाता है कि ये स्थिति है, आप जो हुक्म करोगे सो हम करेंगे। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको 3 बार एंजियोग्राम हुआ, एक बार भी छल्ला नहीं लगाया गया।
तो ये भावना आप अपने दिल से निकाल दें। एक प्रश्न है कि हमारे किसी दोस्त को कोविड हुआ और कोविड से वो निकल चुका है, उसे अब हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है? बंधुओं, एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे पोस्ट कोविड पीरियड में। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हृदय के प्रत्येक भाग को अफेक्ट करती है। वो हृदय के झिल्ली को भी अफेक्ट करती है, हृदय के मांसपेशी को भी अफेक्ट करती है, हृदय के धमनियों को भी अफेक्ट करती है, हृदय के अंदर भी अफेक्ट करती है, और शरीर के विभिन्न भागों में जो नसें हैं, मतलब धमनियां हैं, उन धमनियों को अफेक्ट करती है। गलती क्या हम लोगों से होती है? अगर किसी को आपके परिवार में या किसी को अगर कोविड हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें। गलती ये होती है कि जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आई एम बैक टू नॉर्मल। नो, you are not back to normal for 3 to 6 months at least. आपको गो स्लो का जीवन रखना है। और 3 से 6 महीने तक आपको अपने ओरिजिनल एक्सरसाइज इत्यादि को नहीं करना है। एक प्रश्न है कि हमको हार्ट अटैक हो गया, हमने इलाज करा लिया, तो हमको किस प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए और कब से करना चाहिए? तो सामान्यतः आपको बहुत स्लो एंड स्टीडी जाना चाहिए, अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए, उनके कथनानुसार काम करना चाहिए। एक एक्सरसाइज टेस्ट होता है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। आप 6 मिनट वॉक करके देखिए, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ावें। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होता है टहलना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना और स्विमिंग करना। और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी अलाउड है, बट जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ग्रेजुअली बिल्ड इट अप। एक प्रश्न मेरे को आया है दिमाग में सर कि मेरी वाइफ जो है, मेरी नहीं, आपने पूछा है कि मेरी वाइफ बहुत झगड़ालू है और बहुत रोज रोज झगड़ा होता है हमारे घर में, लेकिन मैं शांत प्रकृति का आदमी हूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाता हूं, मैं चुप रह जाता हूं, तो क्या मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है? आप में से कोई जवाब देंगे? है कोई शेर आदमी जिसके साथ ऐसा होता हो? वीरेंद्र तिवारी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि उनके घर में ऐसा होता है। वो होता तो सब घर में है, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसा है बंधु कि 2 बात है इसमें। अगर आप बड़े प्यार से, आदर से, सम्मान से, बिना स्ट्रेस में दाए हुए, लेट इट गो एज इट इज गोइंग, जो हो रहा है वो होने दो। अरे पत्नी है, प्यार करती है, झगड़ा हो गया तो होने दो, कोई बात नहीं। उस ढंग से अगर आप लेते हो तो आप बचे हो। लेकिन आप अगर उसको दिल पर लेते हो, मतलब गुस्सा 2 प्रकार का होता है, चेहरा से, दिल से। तो अगर दिल से, दिल में ही आप भूलते रहते हो कि बड़ी झगड़ालू पत्नी है, तब तो आप स्ट्रेस में चले गए। और जब आप स्ट्रेस में चले गए तो आपको तो हार्ट अटैक होना ही है सर। सर तो मैंने ये बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, हम डॉक्टर के यहाँ कब जाएं और हम कैसे पहचाने कि हमको हार्ट अटैक हो गया है, और क्या हम टेस्ट करावें। ये सामान्य बातें मैंने आपको बताई।
अब दो चार चीजों का प्रचार जो है ना बहुत जोर शोर से हमारे समाज में होनी चाहिए और हम सबों को अलग अलग इसका मुहिम छेड़ना चाहिए और हमें बहुत ही अथक प्रयत्न करना चाहिए सरकार से मिलके अपने से। क्या क्या, एक तो हमें जितने भी टोबैको संबंधित डॉक्टर तिवारी जी ने बताया, सबसे बड़ा किलर है टोबैको किसी भी फॉर्म में, या तो बीड़ी हो या सिगरेट हो या खैनी हो या जर्दा हो, किसी भी फॉर्म में सबसे बड़ा किलर टोबैको है। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब शारीरिक श्रम नहीं करना बहुत बड़ा क्राइम है। और एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन। अब विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी चिकित्सा पद्धति में ये सोच आ रही है कि आप अगर मरीज हो तो आपके पीछे हमको खड़ा होके आपको ठेलना चाहिए, आपको दौड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए। विश्वास करें, मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ, हस्बैंड को या वाइफ को, कि साइकिल में मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पीछे बांध करके चला दो। मतलब एक्सरसाइज इज रियली ए मेडिसिन फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, लिपिड abnormality and for your longevity etc etc। डाइट के बारे में डॉक्टर तिवारी ने बड़ी अच्छी तरह से बताई। डाइट में हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं बताने में कि हम सभी बड़े गरीब हैं, और एक गरीब को हम कहें कि तू 4-5 टाइम का 4-5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो, तो वो उचित नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमको जो रॉ फूड हैं, चोकर युक्त जो सामान है वो खाने चाहिए, दलिया खाना चाहिए, नमक जहर है ये मान के चलना चाहिए। नमक हमको 1 चाय की चम्मच से ज्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। ऑयल हमको 2 चाय की चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और यथासंभव हमें किसी भी तले हुए पदार्थ से सेवन करना चाहिए। और बाहरी जो खाना होता है, अब मैं आपको बताऊं कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जितने भी फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स डाल के बनाए जाते हैं, वे सभी मेरे लिए बड़े डेंजरस है। और डॉक्टर तिवारी ने आपको ये भी बताया कि आपको घर में अगर भोज भात है तो कचौड़ी छान लिए और तेल को अलग से रख दिए, फिर कल उसी में कचौड़ी छानेंगे, उस तेल में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आ जाता है। वो आपको कैंसर करने की शक्ति रखता है। तो और तेल में कोई बहुत भिन्नता नहीं है, कड़ू तेल हुआ, शुद्ध घी हुआ। देखिए, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां शुद्ध घी कहा जाता है, बाकी देशों में घी कहा जाता है। फिर हमें कोशिश करनी चाहिए ओबेसिटी, मोटापा से बचने की। खास करके जो तोंद वाला मोटापा है वो बड़ा ही गंदा है मोटापा। हमें ओबेसिटी से बचनी चाहिए। और बच्चों में जो मोटापा हो रहा है वो सबसे डेंजरस हो रहा है, क्योंकि हृदय रोग, आपको ये बताना मैं भूल गया था कि हृदय रोग का बीजारोपण 10-15 साल में ही हो जाता है। हृदय की धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो 10 से 12 साल तक जमना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, और जब वो फट जाता है तो उससे जो ब्लड ऊज करता है, उसके चलते आर्टरी जो बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे बिहार में अल्कोहल का बंदी है। बंधुओं, अल्कोहल
जितना पहले पिया जाता था उससे ज्यादा पिया जाता है, और चुरा के पिया जाता है, छुपा के पिया जाता है। उसके चलते बहुत डेंजरस समस्याएं हो रही हैं। फिर हार्ट के बीमारी का एक और कारण है पॉवर्टी और हेरिडिटी। तो मैंने आपको बताया है। हमें पॉल्यूशन को, हाँ आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। आप बोलिए ललित बाबू। जी सर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या कहा जाता है, उसका क्या लक्षण है? अच्छा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब हुआ हार्ट अटैक से ही। दोनों ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, एक दूसरे का, और एक ही चीज है दोनों। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी इसको इस तरह से लीजिए कि एक बड़ी सी नहर है, उस नहर से छोटी छोटी नहरें निकल रही हैं, वो किसी खेत को पानी देती हैं। अब आपने छोटी नलियों को बंद कर दिया तो वो खेत सूख गया। वैसे ही जब हमारे हृदय की नली बंद हो जाती है और जिस एरिया को वो खून देता है या खाना देता है वो नहीं मिलता है तो वो एरिया डेड हो जाता है। तो ये मायोकार्डियल मीन्स हार्ट का मसल, इन्फार्क्ट मीन्स डेथ। तो अगर हम नहीं पहुंचे 3 से 6 घंटा में तो 12 घंटा में हम रिकवरेबल नहीं रह जाते हैं। तो हम लोगों को एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है हृदय रोग के होने का, और उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं अब चाहूंगा रानी दीदी, अब देखिए 2 चीज मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है। हमारे बीच शर्मा जी हैं, या वीरेंद्र जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी, am I audible now? या नाउ यू आर। Thanks for organizing this such a magnificent webinar. I'm connecting. I would like to let all the participants know that I'm connecting. बैंगलोर से कनेक्ट हुए हैं। I'm connecting from Bangalore. रिमेम्बर कि करेक्टली नो है, हमारे एरिया के यहीं के हैं, लेकिन ये बैंगलोर में रहते हैं, वहीं से ही कनेक्ट। My question, Chacha ji, कि these days everybody talk about the cholesterol. Every people suggest, all the people who are related to health or not related to health, they suggest that we should not consume cholesterol. But nobody tell what is the cholesterol. What is the difference between good cholesterol and bad cholesterol? So the youngsters should be explained about the importance of the cholesterol and how they should minimize taking bad cholesterol, which is the main reason for the heart attack these days, number one. Number two, my second question, that one very common symptoms, very common reason of heart attack is atherosclerosis, which is known as the hardening of the arteries as we advance in the age. Means after 40 years, this process start in everybody, that their artery started hardening, and that's it, not able to fluctuate with the pressure of the blood. So how this can be minimized? These two questions, that the cholesterol and atherosclerosis, this I would understand from. ऐसा है तिवारी जी कि दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। चंद मिनटों पहले मैंने एक बात कही थी कि जो हार्ट अटैक का बीजारोपण बचपन में होता है, तो बचपन मैंने ये भी बताया था कि वो जो कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमा हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरी के अंदर थक्का जमा होना इन नट सेल, और उसका बीजारोपण शुरू हो जाता है। वो एक लेंथी प्रोसेस है, एक समझिए बायोकेमिकल चेंज है जिसके तहत वो हो जाता है। उसमें आपके अब उसको इंटरलिंक करें हम दूसरे क्वेश्चन से कि आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल
गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, दैट इज नोन एज हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो जनरली हम लोग देखे हैं कि भारतीयों में, खास करके पुरुष में, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। उसका प्रोटेक्टिव रोल है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, मतलब उसके पार्टिकल्स माइन्यूट होते हैं और वही ज्यादातर जमा होते हैं आर्टरीज में, वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब ज्यादा रहता है तो वो हार्मफुल होता है। तो ये हो गए 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल। HDL को बढ़ाने की माकूल दवा नहीं। HDL को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, और एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, उससे HDL बढ़ता है। लेकिन जितना आप अपेक्षा करते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं HDL नहीं बढ़ रहा है, वैसा एक्चुअली नहीं बढ़ता है। तो व्हाट कैन वी डू इज टू रिड्यूस LDL। जिन लोगों को हार्ट का बीमारी हो गया है या जिन्हें डायबिटीज है, आजकल हम लोग डायबिटीज इज इक्विवेलेंट टू हार्ट डिजीज, माने डायबिटीज और हार्ट डिजीज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्योंकि डायबिटीज वाले को हार्ट डिजीज ज्यादा होता है, शायद इसलिए रखा गया होगा। एक नया वर्ड और आया है, डायबेसिटी। डायबिटीज एंड वैसी ओबेसिटी जिसमें तोंद निकला हुआ हो और बाकी चीजें उतनी मोटी नहीं हो, उसको हम डायबेसिटी बोलते हैं। तो LDL कोलेस्ट्रॉल को हमें मिनिमाइज करके रखना है। कल तक कहा जाता था कि हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल 60 के नीचे रहना, 70 के नीचे रहना चाहिए, हार्ट वाला को और डायबिटीज वाला को विशेष कर। और जिन्हें ये दोनों नहीं है उनके लिए 100 का टारगेट दिया हुआ था। लेकिन आज के समय में हम ये कहते हैं कि लोअर द बेटर, मतलब किसी का LDL, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जापानीज लोग का कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल 40 था, तो उनकी लॉन्गेविटी ज्यादा थी। तो आज के समय में ये कहा जाता है कि अगर 30 भी है तो नॉर्मल है, बढ़िया है, अच्छा है। अब आपका एक प्रश्न है, बड़ा ट्रिकी प्रश्न है कि वो कैसे कब किया जाए, क्या करें यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स अगर सभी बिंदुओं को एक साथ ध्यान दें, देखिए आइसोलेशन में किसी चीज को आप नहीं देख सकते। आप एक्सरसाइज करके आए और पूरा से रद्दी खाना खा लिए, पूरा खा लिए इन इटसेल्फ, अगर आप पूरा खा लिए कोई भी चीज तो वो कन्वर्ट होगा फैट। तो आप अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है डाइट को कोलेस्ट्रॉल, है कोरिलेशन, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का हमारा सिंथेसिस लीवर में भी होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम अगर डाइट का ध्यान रखें, ऑयल का ध्यान रखें, ऑयल कम लें, डाइट अपना संतुलित हेल्दी लें, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेस ऑफ सीरियल्स, और हम जंक फूड से बचे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल तो भी ज्यादा है लिमिट से, तो हमें दवाइयां आती हैं, उन दवाइयों को लेकर के उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टोटलिटी में देखना होगा। आप जंक फूड खाइएगा, दौड़िएगा, कहिएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो रहा है, नहीं चलेगा। आपको टोटलिटी में, जैसे यौगिक लाइफ स्टाइल कोई आसन प्राणायाम और ध्यान भी नहीं है, इट्स ए टोटल लाइफ स्टाइल, इट्स ए टोटल पैकेज। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको टोटल पैकेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे यंगस्टर्स को टोटल पैकेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्किंग टू द डाइट टू एक्सरसाइज टू अवॉइड अल्कोहल। डॉक्टर तिवारी ने सही बोला है कि 1 पेग से 2 पेग आप लेते हैं
2 pegs for male और 1 peg for female is not bad. बट प्रॉब्लम यह है कि हम वहां रुकेंगे नहीं ना। 15 दिन 1 पेग लेंगे, फिर 16वां दिन से 2 पेग लेंगे, फिर 3 पेग लेंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे। बट इफ यू कुड कंट्रोल, वाइन खास करके हमारे लिए हेल्दी अल्कोहल होता है। ठीक है तिवारी जी, आर यू हैप्पी? Yes, it is okay, Jai. ओके ठीक है। शर्मा साहब 2-3 मिनट में अपना विचार व्यक्त कर दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, अच्छा ठीक है, अनम्यूटेड है ना, आप सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? जी जी सुन रहे हैं। अच्छा, नमस्कार सभी लोगों को। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सोल हीलिंग में हूँ। सोल हीलिंग है क्या, मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबों के पास सोल है, हार्ट है, माइंड है और बॉडी है, वो चाहे जीवित हो या जो जीवित नहीं हो। तो सोल हीलिंग में हम ये देखते हैं कि अगर हमने एनर्जी का स्कैनिंग का अगर हम समझते हैं तो सोल हीलिंग से भी फर्स्ट हीलिंग जो होगा वो डॉक्टर्स जो हैं दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक। लेकिन हम लोग ये है कि ये बता सकते हैं कि कहाँ से ब्लॉकेज शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है, ये अलग साइंस है। दोनों से कोई लड़ाई नहीं है, दोनों अलग अलग है। फर्स्ट एक्शन जो है दैट इज मेडिकल साइंस, बट सोल हीलिंग इज ए श्योर शॉट इफ इट इज मिक्स्ड विद द मेडिकल साइंस, बहुत जल्दी रिकवरी होता है। और इसमें योगा का सबसे बड़ा हाथ है। योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं, बहुत सारे आपके मुद्राज हैं जो कि इमीडिएटली हेल्प करता है। जैसे किसी का हार्ट का परपिटेशन है तो कुछ नहीं है, एक अपान वायु मुद्रा है, वो अगर लगाया जाए तो विद इन हाफ मिनट हार्ट परपिटेशन काफी शुरू हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन इन इमरजेंसी जैसे हम जा रहे हैं तो फर्स्ट एड के लिए भी योगा एंड सोल हीलिंग इज वेरी नाइस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे किसी को हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेडिकल साइंस तो देखेंगे ही, लेकिन अगर हम उसको डील करेंगे तो हम उसके रूट में जाएंगे कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि ये किडनी से भी हो सकता है, उस तरह से ये बहुत इजी है डिटेक्ट करना सोल हीलिंग से कि ये कहाँ से है, बट ये कंफर्म होना चाहिए मेडिकल साइंस से। तो सोल हीलिंग में सबसे बड़ी बात जो है कि जो सोल है, हार्ट है, माइंड है, बॉडी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सोल ब्लॉकेज। व्हाट इज सोल ब्लॉकेज? क्योंकि जब सोल ब्लॉकेज को अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सोल ब्लॉकेज जो है वो हमारा कार्मिक ब्लॉकेज है। हमने जो सारे जन्मों में और हमारे पूर्वजों ने जो किया है कर्म, उस कर्म का ट्रेस हम लेके आते हैं। तो सोल हीलिंग में पहला चीज है कि हाउ टू वी कैन रिड्यूस आवर कार्मिक ब्लॉकेज, नंबर 1। नंबर 2 कि हम अपने को कैसे वर्तमान में ज्यादा स्टेबल कर पाए। और तीसरा, हम अपने लाइफ स्टाइल को, जिसका कि बहुत अच्छा आज टॉक दिया है तिवारी जी ने और डॉक्टर साहब ने दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। इसके साथ अगर हम सोल हीलिंग को मिला दें तो हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताया है। अगर हमसे कोई कुछ पूछना चाहते हैं सोल हीलिंग के बारे में तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मेरा ये हॉबी है, मैं योग का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और योगा मेरा जीवन है। मैं 10 साल की उम्र से करता हूँ और मैं अभी 80 के लगभग हूँ। तो ये मेरा जीवन है, मैंने स्कूल लाइफ से किया है, मुझे बहुत सारे प्राइज मिले हैं योग में। मैं उसको अब नहीं मानता हूँ कि वो मेरी उपलब्धि है,
वो मेरे जीवन के हेलो साथ। सर। हेलो सर, गुड हाँ। इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर 1 मिनट, पहले हम लोग जरा सा धन्यवाद डॉक्टर शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारा इनका क्लास हमने भी अटेंड किया है। ये इनकी जो बातें हैं और रानी दीदी की जो बातें हैं वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। पहले मैं एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, किसी प्रिया ने लिखा है, पता नहीं प्रिया अभी है कि चली गई। प्रिया है? प्रिया, कैन यू शो योर वीडियो? उसने लिखा है कि अंजाइना का इलाज क्या है, और चाइना अंजाइना का इलाज क्या है मेडिकल साइंस में। नहीं, तो चाइना का 2 है, मैं एक बोल दूं। अंजाइना सर, अंजाइना हमारी मेडिकल टर्म की हम बात कर रहे हैं सर, अंजाइना। सॉरी, इंजाइन। हाँ जी। तो प्रिया, ऐसा है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम चलते हैं, कोई काम करते हैं, जज्बाती होते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उस समय हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें कभी कभी धड़कन का अनुभव होता है, और धड़कन का मतलब हुआ कि हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हृदय को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आपको ज्यादा खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो हृदय को भी फूड चाहिए, और हृदय का फूड है ब्लड। और हृदय के सतह पर बहुत पतली पतली धमनियां होती हैं, उन धमनियों से हृदय को रक्त मिलता है, भोजन मिलता है। अगर उन धमनियों में संकुचन हो गया है, जैसा कि वीरेंद्र तिवारी जी ने कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वो कंप्लीट ब्लॉक नहीं है, थोड़ा सा ब्लॉक है, थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई है। या कभी कभी क्या होता है कि सडनली उसमें संकुचन, स्पाज्म, संकुचन हो जाता है, तो हृदय को खून उतना नहीं मिलता है। जब खून उसमें नहीं मिलता है तो दर्द होता है। फिर आप क्या करते हो, बैठ जाते हो तो वो हृदय का काम घट जाता है। जब काम घट जाता है तो उसको उतना भोजन नहीं चाहिए, तो दर्द खत्म हो जाता है। नली इस साइज का है जो हमारे को आराम करने में काम चल जाए, लेकिन काम करने में नहीं काम चले। तो आपने पूछा है कि उसकी दवा, तो उसके लिए हम लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि उसका संकुचन थोड़ा कम हो। और उसके लिए कई प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग 2-3 काम करते हैं। एक, हम लोग खून थक्का न बने उसके लिए दवा देते हैं, जैसे हम लोग एस्पिरिन देते हैं, स्क्रीन देते हैं। फिर एक आता है एंटीकोगुलेंट, जो कि हमारे ब्लड को नहीं थक्का बनने दे, उसके लिए दवा देते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका है, उसके लिए एक दवा सबसे पहले देते हैं नाइट्रेट। तो या तो नाइट्रेट हम लोग देते हैं लगातार, सुबह 8 बजे, शाम को 3 बजे। सामान्यतः ये एक फ्री पीरियड रहना चाहिए। वो देते हैं, नहीं काम चलता है, लो डोज से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। और हम उनको एडवाइस करते हैं कि सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की एक गोली पास में रखें, अपने जीवन पर्यंत बाथरूम में भी रखें, बाथरूम बंद करके नहीं जाएं काम करने। और जब दर्द हो तो जीभ के नीचे रख लें। और अगर उतने से नहीं काम चलता है तो फिर हम लोग बिल्डअप करते हैं, दूसरी दवा, तीसरी दवा, चौथी दवा देते हैं। और अगर अब प्लस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए कहते हैं, और अगर उससे नहीं होता है, then he has to go for angiogram. I think your question is answered. डॉक्टर रामजी प्रसाद हमारे बीच में है, कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ जी, थैंक यू सर। गुप्ता जी, रामजी बाबू कुछ बोलेंगे?
डॉक्टर रामजी प्रसाद सीनियर प्रोफेसर रहे हैं, वो हमारे बीच हैं, बड़ी खुशी की बात है। और कोई बंधु का कोई एक आदमी कुछ बीच में पूछ रहे थे जो हमने इंटरप्ट कर दिया था, प्लीज प्लीज पुट योर क्वेश्चन सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, 2 साल के बच्चा को RHD अगर हो जाता है और बच्चा डिटेक्ट हो गया और बच्चा का इलाज हो गया, बच्चा ठीक हो गया, तो क्या उसको 20 साल 30 साल के बाद फिर RHD उसको रिपीट हो सकता है क्या? फिर उसका आ सकता है RHD का? RHD मतलब रूमेटिक हार्ट डिजीज? जी सर। नहीं, रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर किसी बच्चे को हो गया, जी। एक मिनट, एक क्वेश्चन है, पढ़ लेते खाली। ये 2 साल सामान्यतः RH रूमेटिक, उस स्टेज में रूमेटिक हार्ट डिजीज RHD नहीं बोलते हैं, उस स्टेज में हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। और रूमेटिक फीवर जो हुआ, तो अगर वो कंट्रोल हो गया, अगर उसका पेन चला गया, अगर उसका ESR नॉर्मलाइज कर गया, अगर वो बंदा नॉर्मल है, तो उसे प्रिवेंटिव हम ड्रग्स देते हैं कम से कम 25 साल तक, तो फिर वो दोबारा क्यों होगा। लेकिन अगर होता क्या है देहातों में कि जब हमें ठेहुना में दर्द हो रहा है, केहूनी में दर्द हो रहा है, तो हम लोग तारपीन का तेल लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो कहा जाता है, आप भी डॉक्टर हो तो आप भी पढ़े होंगे कि इट लिक्स द जॉइंट एंड बाइट्स द हार्ट। थ्रोट में जो प्रॉब्लम शुरू होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के साथ, वो उसमें वो करता है कि इट लिक्स द जॉइंट, मतलब जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, पानी आ जाता है, एंड इट बाइट्स द हार्ट, मतलब हार्ट के वाल्व को वो काट लेता है, या वल्वुलर हार्ट डिजीज हो जाता है। अगर हम उसकी सही उपचार कर रहे हैं सही समय पर, तो वो नहीं होगा। लेकिन हमें प्रिवेंटिव ड्रग्स काफी दिनों तक देने चाहिए। जैसे उसको PGI लखनऊ से लॉन्गासिलिन 6 लाख एडवाइस किया गया है जी, अभी। ठीक है, that is the drug that has to be given at least for 20 till 25 years of age. I'm sorry, बड़ा कम उम्र में उसको हो गया। सामान्यतः 5 से 15 साल में मैक्सिमम होता है, बट इट कैन अफेक्ट अप टू 25 years। उसका आप ये ध्यान रखेंगे कि आप उसका प्रिवेंटिव जो है लॉन्गासिलिन, दैट इज दी ड्रग ऑफ चॉइस, वो बंद नहीं करेंगे, प्यार में भी नहीं बंद करेंगे। और अगर बंद कभी करने की नौबत आई तो पेंटी टैबलेट आता है, पेनिसिलिन का टैबलेट, उसे देंगे, जरूर देंगे, रोज देंगे। और बच्चा है, हो सकता है नहीं लेना चाहे, लेकिन उसको आप बच्चा अपना नहीं समझ के उसे आप एक मरीज समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी इस बात के लिए प्यार करते रहे। एक क्वेश्चन आया है, इकोस्प्रिन हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं? इकोस्प्रिन, हाँ, अगर आप नॉर्मल हो, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं हुई है, तो इकोस्प्रिन इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको कोई समस्या है, तो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इकोस्प्रिन भी रिकमेंडेड है और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी रिकमेंडेड है। एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द बैलेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी हार्ट? वी आर सीइंग a rise in heart attacks in healthy young adults in the recent time. Yes, we are seeing. What do we mean by health? Health is a total parameter. You have to be physically, mentally, emotionally, socially, psychologically, philosophically, politically, educationally normal, then you are healthy. That is the real definition of health. आप एक्सरसाइज करते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आप एक्सरसाइज करते हो, मैराथन दौड़ते हो, और आप जंक फूड, मैं पर्सनली जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बच्चा क्वेश्चन किया है, उसको मैं पर्सनली जानता हूं, वो मैराथन रनर है।
और शायद इसीलिए उसने ये क्वेश्चन किया है। और उसने उसके घर में 3-4 मतलब करीब 4-5 डजन मैराथन रनर का मेडल लटक चुका है। तो शायद उसने हमसे ये जानना चाहा है कि हम अगर मैराथन रनर हैं, हम रोज अगर दौड़ते हैं, फिजिकली अपने को BMI एक प्रश्न होता है। अब एक अच्छी बात निकल के आ गई उसके सवाल से कि हमारे वजन कितना होना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला आपको मैं बता रहा हूं। आपका वजन होना चाहिए आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है। जैसे आपका हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 हटा दीजिए तो बच गया 60। अगर आप रियली बहुत अच्छा वजन रखना चाहते हैं तो इसको 0.9 से गुना कर दीजिए, अन्यथा 60 kg अगर आप हैं नो प्रॉब्लम। आप 180 सेंटीमीटर के हैं, 80 kg अगर आपका है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर 75 रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो वो बंदा अगर फिजिकली देखने में अच्छा लग रहा है, उसका मीनिंग है कि फिजिकली आई एम फिट, आई एम ए मैराथन रनर, आई एम लुकिंग फिट, आई एम नॉट ओबीज, तो क्या मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है? भैया ऐसा है कि मैंने जैसा कि आपको बताया, वी आर सीइंग राइज। हाँ, आप जिन लोगों की बातें आप कर रहे हैं वे अपने को फिजिकली फिट तो रखते होंगे, लेकिन उनमें और भी जंक फूड लेते होंगे, वो शराब लेते होंगे, वो बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, वे सोते कम होंगे। सोना 7 घंटा बहुत ही जरूरी है। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड हार्ट डिजीज। 7 घंटा हर व्यक्ति को सोना जरूरी है। स्लीप और हार्ट का बहुत ही गहरा संबंध है। और वो तनाव में रहते होंगे, इसलिए भाग दौड़ की जिंदगी जीते होंगे, और सुबह अपने बच्चे का मुंह नहीं देखते होंगे जगा हुआ, और रात को फिर आते हैं तो जगा हुआ नहीं देखते होंगे। इसलिए आज के समय में यंगस्टर्स, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी और वो हर चीज जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना चाहते होंगे। शायद इन्हीं या उनके लिए उनमें जेनेटिक गड़बड़ी होगी, या वो डायबिटिक होंगे, कोई न कोई ऐसा कारण होगा जिसके चलते ऐसा होता है। अन्यथा अगर आपका वजन ठीक है, अगर आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल रखते हैं, अगर आपका खान पान ठीक है, आप अगर परहेज करते हैं, आप योगा मेडिटेशन ध्यान करते हैं, और आप रानी दीदी के कथनानुसार अगर आप लोगों में ही भगवान को देखते हैं तो आपको हार्ट अटैक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बात एक और है, वो ही वही जो राम रचिरा था। शर्मा सर से एक प्रश्न है। आलोकी शर्मा साहब हैं क्या? जी हाँ, बताएं सर। एक क्वेश्चन है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या क्या? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को यस, कैसे ठीक करें? वो उसके लिए क्षमा याचना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सेल्फ हीलिंग है और उसके फॉर्मेट हैं, वो अगर नंबर देंगे तो मैं भेज दूंगा और वो करेंगे तो हील होगा। देयर इज ओनली वन वे जो आपको क्षमा प्रार्थना करना है। फॉर्मेट है सीधा, डियर डिवाइन, डियर ताओ, डियर द सोर्स, प्लीज फॉरगिव माय एंसेस्टर्स, मी एंड माय डिसेंडेंट्स for all our mistakes committed in all our life. Please forgive us. परमात्मा से क्षमा मांगना। और दूसरा, हम उनको क्षमा करें जिन्होंने हमें तकलीफ दी है। I forgive every soul who have hurt me or my ancestors or my descendants. देखिए, हमारा जो है एंसेस्ट्रल कर्मा आता है 50% लगभग। हमारे एंसेस्टर्स में 14 आते हैं। हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता और उनके माता पिता, जो हमारे ग्रैंड फादर्स एंड मदर्स हैं, they also contribute to our karma. So without karma healing, no healing will work. This I must say, that everybody must try to heal his karma, because karma is the first thing which everybody must
ट्राई टू हील। हम सभी का काम है कि हम अपने कार्मिक हीलिंग को प्रैक्टिस करें, और हम लोग सभी करते हैं। हमारे साथ जितने भी सोल हैं सभी करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बंधुओं, अब देखो, एक 6 बजे से भी एक कार्यक्रम है नेशनल लेवल का, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है। रामजी बाबू, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? कनेक्टिंग टू ऑडियो, अजय जी बोलना चाहते हैं कुछ? नो सर। ओके, तो आज जो कार्यक्रम हुआ है उसका 99% क्रेडिट है रानी दीदी जी को और ब्रह्मा कुमारी को। यस, 99%। मैं केवल एक, क्या उसको बोलते हैं, सेवक हूँ। रानी दीदी का आदेश आया उनके फलक भाई के थ्रू कि आज का कार्यक्रम करो। आज सुबह में बल्कि मेरे को ये मैसेज मिला है, और तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमसे बुजुर्ग और हमारे समकक्ष लोग, ऑक्टेजेरियन, हेल्दी स्पेसेस, रानी दीदी के सभागार में बहुत से हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उन सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन लोगों ने भी इसे कार्यक्रम को ज्वाइन किया है उसका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईश्वर हमें किसी न किसी पर्पस से भेजा है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब जो सेवा हमसे लेना चाहें इस तरह का, वो मैं सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनका, रमेश कुमार सिंह डॉक्टर साहब ज्वाइन किए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, इतना सुंदर बना है, अटैक द हार्ट अटैक। एक दरवेश हमारे मित्र, उनका जो पटने में है, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया है। दरवेश भाजी, वो भी इधर मधुबनी के तरफ के हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जितने भी परिचित अपरिचित जो लोग इसमें उपस्थित हैं, उन सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। जिन लोगों ने भी ये वैक्सीन नहीं लिया है, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत ले लें। और जिन लोगों को किसी प्रकार की बीमारी है, हृदय रोग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, उन्हें तो जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे एक और मित्र आ चुके हैं, डॉक्टर भारद्वाज। एम आई राइट? मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं? तो भारद्वाज, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे भाई, अनम्यूट करोगे तब ना बोलोगे, मुंह बंद रखोगे तो कैसे बोलोगे? अनम्यूट करके बोलो ना यार। ये बहुत बड़े प्रसिद्ध सर्जन हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट। अरे हमारे स्वामी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं भाई। अरे अनम्यूट करोगे तब बोलोगे। भारद्वाज, अनम्यूट करो। भारद्वाज, अनम्यूट करो। फलक भाई मदद करें उन्हें, फलक भाई मदद करें। इसे सर बोलिए ना सर, इसे बोलिए सर। हाँ सर, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है बढ़िया से। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।
समाप्त किया जाए सर। हो गया, हम लोग सब सुन रहे थे, सब बहुत बहुत ये बहुत दूर से संबलपुर से स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी, जो अपने मुजफ्फरपुर से ही है और ज्यादातर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं उनके कुछ आशीर्वचन सुनने के पश्चात ही इसे समाप्त करना चाहूंगा। स्वामी सत्यबिंदु जी, आप अपने आशीर्वचन से हम लोगों के हृदय को हेल्दी बनाने का प्रयत्न करें। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद। हरिओम, हरिओम, नमस्ते, हरिओम। नमस्कार, सभी को प्रणाम। और विशेष रूप से डॉक्टर साहब, ये बहुत ही बढ़िया अवसर और बहुत ही बढ़िया अवसर पे बहुत ही अच्छा संदेश आज आपने हम सभी को दिया है। हम सभी बड़े आभारी हैं। और जैसा आपने कहा कि रानी दीदी ने प्रेरित किया है, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी वंदन करता हूँ। एक मौका है उनको नमस्कार करने का और उनके प्रति प्यार आभार व्यक्त करने का समय। और सभी दूर दूर से जुड़े हुए सभी भाइयों को, सभी स्वजनों को, सभी परिजनों को नमन है। सभी दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए दिल की बात सुनने के लिए आज इकट्ठे हुए। और डॉक्टर साहब इतने दिलदार हैं और इतने दिल वाले हैं कि हम लोगों को दिल की बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कैसे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमन। बहुत दिनों के बाद आपको देखा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप अभी भी इस समय भी इतना एनर्जेटिक हैं, इतना ऊर्जा से भरे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बता रहे हैं, इतना प्रेरित प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम सभी बहुत आभारी हैं आपके प्रति और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको, रानी दीदी को, हमारे शर्मा जी को और सभी स्वजनों को खूब खूब लंबी आयु दें, उनका दिल स्वस्थ रखें, सभी दिल वाले और दिलदार बने। मैं योग का विद्यार्थी हूँ, इसीलिए योग के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि योग का लाइफ स्टाइल तो अपनाना ही चाहिए। और जो बिहार स्कूल ऑफ योगा गए हैं, मुंगेर गए हैं, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, चाहे ब्रह्मा कुमारी गए हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, किसी भी गुरुकुल आश्रमों में आप जाएं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, जो पुरातन प्राचीन काल से आ रहा है, उस लाइफ स्टाइल को जरूर जीना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, थोड़ा समय निकाल करके आप जरूर जाएं, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर जाएं, रिखिया जाएं, आप ब्रह्मा कुमारी हमारा माउंट आबू जाएं और वहां जा करके वहां कुछ दिन रह करके आए। वहां से आप अनुप्राणित हो जाएंगे, वहां की जीवन शैली आपको धन्य कर देगी। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसके बाद कहना चाहता हूं कि हमारे योग में कुछ ऐसे आसन है, जैसे सिद्धासन है, शवासन है, सुखासन है, ये सब बड़े अच्छे अभ्यास हैं जो दिल को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है। इन प्राणायामों का अभ्यास करने से भी दिल को शक्ति प्रदान प्राप्त होती है और दिल की व्याधियां दूर होती हैं। डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड ने कहा था, जो सर्वप्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे, उन्होंने कहा था कि सिद्धासन योग का एक ऐसा आसन है जिसे हम ध्यान और समाधि का आसन न कह करके इसे हम हृदय रोग निरोधक आसन कहें तो ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए कोई सिद्धासन में बैठे, ज्ञान मुद्रा, और ये जैसा कि शर्मा जी बता रहे थे आपको अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा को हृदय मुद्रा भी कहते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को अगर आप लगा करके 30 मिनट से 45 मिनट तक रुकते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, श्वासों में ओम का ध्यान करते हैं, ओम का जाप करते हैं, ओम करें, ओम शांति करें, दोनों चलेगा। और इस प्रकार से आप अगर 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक इस प्रकार बैठें सिद्धासन में, जैसा मैं बैठा हूं इस समय इस अवस्था में, तो इससे हृदय को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो बहुत ही मेडिकल साइंस की दृष्टि से हमारा जो हृदय है उसके उपचार के बारे में। हमारा अध्यात्म कहता है, जो रानी दीदी कही कि अपने दिल को खोलो समाज के लिए,
संसार के लिए, मानवता के लिए अपने दिल को बड़ा बनाओ, उसमें सबको अपने दिल में समाहित करो, सब में अपने को सब में ये देखो, एक बहुत अच्छी बात है। और जो व्यक्ति दिल से संकुचित होता है, सचमुच बाद में जाकर के उसकी नाड़ियां बाद में संकुचित होती है। भगवान ने जिसको जितना दिया है, ऐसा हमारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जिसको भगवान ने जितना दिया है और वह समाज को नहीं देना चाहता है, तो देर अबेर वही धीरे 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 हमारा स्पिरिचुअल और प्राणिक और बाद में फिजिकल बन जाता है। और वो हमारे हार्ट का ब्लॉकेज जो है वो बहुत शुरू में आरंभ होता है, जो मानसिक और भावनात्मक रूप से शुरू होती है, और धीरे धीरे भावनात्मक जो कुंठा है, भावनात्मक जो ब्लॉकेज है, कंजूसी है, वो कंजूस न देने की जो प्रवृत्ति है, जो उदारता का अभाव है, दिल से नहीं है। डॉक्टर आपको औजार से उदार बनाते हैं, और यही संदेश मैं आज आप सब लोगों को दूंगा। और खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद डॉक्टर साहब के प्रति भी, और शर्मा और रानी दीदी के प्रति तो मैं बिल्कुल अपने दिल से नमन करता हूँ, और हमेशा उनका प्रेम प्राण मिलते रहता है। मैं रानी दीदी को फिर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हरिओम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। आपसे अंतिम आज का अनुरोध ये रहा कि आपको हार्ट अटैक करे उसके पहले आप हार्ट अटैक पर अटैक कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से 5-10% व्यक्ति भी अगर अटैक कर देंगे हार्ट अटैक पर, तो मैं समझूंगा कि आज का हम लोगों का जो मिलना जुलना हुआ वो बहुत ही सार्थक हुआ। और मैं आप सबों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। लेट्स स्टे सेफ एंड हेल्दी। और आप जो बाजारों में जाएं तो आप कृपा करके, कहीं भी जाएं तो कृपा करके मास्क का उपयोग जरूर करें, सामाजिक दूरी बनाने वाला बात जरूर करें, और अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं, रानी दीदी की के आदेशानुसार।